रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए जाखल में भाजपा नेता आशीष बंसल के निवास स्थान पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से पहुंचे राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद सुभाष बराला ने आम जनता और कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से प्रसारण को सुना। पीएम के मन की बात कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद बराला ने बताया कि यह प्रधानमंत्री का 110वां एपिसोड है, जिसे देश के कोने कोने में सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय हैं। मन की बात कार्यक्रम के बाद उन्होंने उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन सभी योजनाओं का लाभ गरीब जनता को मिल रहा है। मन की बात कार्यक्रम के अवसर पर यादविंदर शर्मा, सुरेश बंसल, भरत भूषण, अवतार सिंह, जगसीर सिंह, विवेक जिंदल, हरीश गर्ग, हरमेश शर्मा, रिंकू मान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे बड़ा सौभाग्य है मोहाना विधानसभा के लिए। क्या कहेंगे विधानसभा क्षेत्र के लिए किस प्रकार की आगे की प्रक्रिया रहेगी? देखिए, अभी राज्यसभा सांसद के नाते जिस प्रकार की भी मेरी जिम्मेवारी, जो भी अधिकार होंगे, उनके चलते जाखल के लिए जो भी कुछ मैं कर पाऊंगा, मैं समझूंगा कि मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि जो प्रेम, प्यार, लगाव मेरा टोहाना विधानसभा से है, जाखल से है, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए ये मेरी कर्मस्थली है और इसके लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो सांसद के नाते हो पाएगा या केंद्र में हमारी सरकार वर्तमान में भी है और देश की जनता के आशीर्वाद से ये लगता है कि भविष्य की सरकार भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। तो सरकार के नाते भी जो भी यहाँ की बेहतरी के लिए हो पाएगा, निश्चित रूप से पूरे ताकत के साथ में वो काम यहाँ की सेवा के नाते करने का प्रयास करूं। जाखल उप तहसील में सर धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, इसमें जो भी सरकार की नीति है उसके आधार पर सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूँ कि किसी भी किसान को उसके तहत दिक्कत ना आई है और ना आने दी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा का जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस बारे में अब क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि देश का किसान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उसने जितना लाभ प्राप्त किया है, या देश के प्रधानमंत्री ने जिस दिल के साथ, जिस मन के साथ देश के किसान की सेवा की है, वो पहले कभी किसी दूसरे प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुई। लेकिन फिर भी किसान और खेती इस प्रकार का काम है, किसान का खेती करना, कि जिसमें बहुत सारी समस्याएं समय समय पर आती रहती हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें, चाहे देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, निश्चित रूप से किसान की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा से तत्पर रही है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जिस फसल की सरकारी खरीद नहीं होती, हमारे मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना के चलते उस किसान को जो नुकसान होता है बाहर खुले बाजार में बेचने से, उस नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, चाहे वो फसल की बिक्री की बात हो, फसल के मुआवजे की बात हो, फसल बीमा के माध्यम से किसान को उसके नुकसान की भरपाई करने की बात हो, हर मामले में पूर्व की सरकारों से कहीं अधिक हमारी सरकार ने मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया। और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान की जितने भी समस्याएं किसानों की हैं, उन किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हर समय ये सरकार तैयार है। और वर्तमान में भी ये जो आंदोलन है, सब लोग बातचीत करें। सरकार की तरफ से भी अगले दौर की बातचीत का निमंत्रण गया है और मुझे लगता है कि किसान भी पूरी तरह से इस बारे में सकारात्मक सोच के साथ
बातचीत उन्होंने पहले भी की है, भविष्य में भी करेंगे और इस आंदोलन का रास्ता निकलेगा किसान का भला। 2024 में क्या मानते हैं सर? कई मानते हैं सर? देखिए, गठबंधन तो जिस भी प्रकार का है, हम सब लोग इस गठबंधन को जानते हैं। ये अवसरवादी गठबंधन है। ये चाहे वो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से हो या किसी दूसरे दल का हो, ये गठबंधन ज्यादा देर तक लोगों की नजरों में टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इस गठबंधन की शुरुआत में ही किस प्रकार से नीतीश कुमार इस गठबंधन को छोड़ करके बाहर आए, किस प्रकार से उनको ये महसूस हुआ कि जिस गठबंधन के हिस्सा वो बनने जा रहे हैं, वो गठबंधन किसी नीति के आधार पर नहीं है, देश की भलाई, देश की जनता के भले के लिए नहीं है, वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए है। और जो व्यक्तिगत हितों के लिए कोई इस प्रकार का गठबंधन होता है, वो चलता नहीं है। अगर चलेगा या तो खुद टूट जाएगा या जनता उसको तहस नहस करने का काम करेगी। क्योंकि हमने देखा है, जब देश के अंदर अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, उस दौर में दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी किस प्रकार से कहते थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, और उन भ्रष्टाचारियों की सूची में श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम सबसे ऊपर था, शरद पवार का नाम सबसे ऊपर था, ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर था, मुलायम सिंह अखिलेश यादव का नाम उसमें था, लालू प्रसाद यादव का नाम उसके अंदर था। जिन जिन भी वरिष्ठ नेताओं के नाम उस सूची के अंदर थे, वो सूची आज भी जनता केजरीवाल जी को दिखाने का काम करेगी। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को भी दिखाने का काम करेगी कि किस प्रकार से आप एक दूसरे को जो गाड़ियां देते थे, आज गलबैयां हो रही हैं। मैं समझता हूं ये गठबंधन या तो टिकेगा नहीं जैसे पूर्व में टूटा है, या फिर जनता इनको जमीन दिखाने का काम करेगी। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस प्रकार की सेवा भाव से नरेंद्र मोदी जी ने देश में इन 10 सालों में काम किया है, देश की जनता अगली बार फिर से, यानी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। सर, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी है जो वोट चोर पार्टी है, और चंडीगढ़ मेयर का भी उदाहरण देती है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ये सारा मामला जो भी चंडीगढ़ का है, जैसा भी हुआ है, सब लोगों के सामने है। जिन भी लोगों ने और जो भी गलत किया, सही किया, उसको उस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। तो हरियाणा में 9-1 का जो समझौता हुआ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा में मैंने पहले कहा है ना, ये अवसरवादिता का गठबंधन है, और जिन लोगों को ये भ्रष्ट बताते थे, उसमें हरियाणा के कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है ही ना, जिनको केजरीवाल जिन लोगों को गाड़ियां देते थे, वो उन लोगों के साथ हरियाणा में गठबंधन है। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी भी रूप में ये गठबंधन ना देश में टिक पाएगा, ना हरियाणा प्रदेश में। बीजेपी किससे समझौता मैं करेगी? मैं बोलूंगा झारखंड के विकास के लिए बीजेपी का समझौता किसके साथ होगा? तो क्या देखिए, अभी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, इस बात के ऊपर विचार करेगा कि गठबंधन करना तो किसके साथ। लोकसभा में सर आपकी पार्टी गठबंधन से इलेक्शन लड़ेगी क्या अकेले? ये सवाल का जवाब मैंने दे दिया। झारखंड के कई विकास कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं। काफी सारे विकास कार्य झारखंड के देवेंद्र फडणवीस की बात हो, ये आपके द्वारा स्कूलों में दवाएं नहीं है, स्कूलों में डॉक्टर नहीं है। झारखंड के जो कई काम जो आपके द्वारा एक तो ग्रही होनी है, अनदेखी हो रही है। उस मामले में झारखंड के विकास को लेकर पिछले काफी समय से कोई भी प्रक्रिया नहीं नजर आ रही है, कोई भी गतिविधि नजर नहीं आ रही है। अस्पतालों में दवाओं की कमी है, और यहाँ के स्कूलों में डॉक्टरों अध्यापकों की कमी है। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, आपने मेरी जानकारी में ये बात करवाई है। निश्चित रूप से इसका समाधान किस प्रकार से हो, मैं इस बात का प्रयास करूंगा। और मैं एक बात कहता हूँ, जो विकास की बुलंदियां जाखल ने जब मुझको आशीर्वाद दिया था, उस समय छुई थी, और जो काम कभी जाखल में हुए नहीं थे, चाहे वो इतने बड़े व्यापारिक केंद्र यहाँ पर बन करके जो तैयार हुआ, इतना बड़ा यहाँ RUB जिसका काम किसी कारण से बीच में रुक गया था, वो आधिकारिक लेवल पे कहीं न कहीं मुझे लगता है कोई कमी रही थी,
उसका दोबारा एस्टीमेट बना करके दोबारा उसका पैसा आ चुका है, उसका टेंडर हो चुका है। मुझे लगता है काम भी शायद शुरू हो गया होगा, नहीं हुआ तो जल्दी उसका काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। जो जाखल मंडी की बहुत सालों साल से मांग थी कि जाखल मंडी का और जाखल जंक्शन का उसमें कनेक्शन नहीं था, चाहे वो तहसील इसकी प्रीमिसेस की बात हो, वहाँ बिल्डिंग की बात हो, या फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो, या फिर बस स्टैंड की बात हो, इतने काम गिनवाओ, या फिर इसमें बिल्डिंग बनने की बात हो, सिविल हॉस्पिटल के अंदर बिल्डिंग की बात हो, और ये जो काम हुए। और इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा स्कूल की बिल्डिंग जिसका बहुत पुराना इशू था, वो स्कूल की बिल्डिंग भी आज जब हम जाखल के अंदर एंट्री करते हैं तो पुल के ऊपर से सबसे विशाल भवन और सुंदर भवन दिखाई देता है। तो हमारे प्यारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो हमने स्कूल का निर्माण करवाया था वो दिखाई देता है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत ना पहले आई थी ना भविष्य में आने देंगे। कोई नहीं छोड़ करके जा रहा, मैं केवल राज्यसभा में जा रहा हूँ। ये मेरी कर्मस्थली है, टोहाना मेरी जन्मस्थली है, इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाना। जिम्मेवारी कुछ भी रहे, कहीं भी रहे, और राज्यसभा सदस्य के नाते मेरी जिम्मेवारियां अलग प्रकार की जरूर होने वाली हैं, लेकिन मेरा मूल तो टोहाना ही था और टोहाना ही रहेगा। इसलिए किसी को किसी गुरु शिष्य और पुत्र पिता के संबंध के बारे में बड़ा बखान किया है। उसके बाद वो देश के जन के मन की बात करते हैं, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो किसी नए जो उद्योग में एंटर करने वाले हमारे युवा हैं उनकी बात हो, या बच्चों की बात हो जो परीक्षा के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, या अभिभावक की बात हो, या कोई हाथ से काम करने वाला कोई भी हमारे देश का कारीगर हो, ऐसे हर वर्ग समूह के किसी न किसी व्यक्ति जिसने कोई विशेष काम किया है, वो महिला हो पुरुष हो, उसको सामने लेकर के आते हैं। और अभी जैसे आपने सवाल किया, पीछे नरेंद्र मोदी जी ने जो परीक्षा में जो बच्चे जाने वाले हैं, ऐसे बच्चों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया, किस प्रकार से बच्चे बिना किसी डर के परीक्षा में जाएं, और कैसे शिक्षक और बच्चे का, कैसे बच्चे और अभिभावक का संबंध संपर्क होना चाहिए, किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ा करके कैसे अच्छे परिणाम लेकर के आए जा सकते हैं, इस प्रकार की चर्चा कि मोदी जी अपने मन की बात में करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो मन की बात का कार्यक्रम है, देश के जन मन को प्रेरणा देने वाला है, और भविष्य में भी मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम जब अगली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके आएंगे, इसी प्रकार से चलेगा और देश के जन को प्रेरणा देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।